नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक भी की, आपको बता दें, अध्यक्षता की, और साथ ही जिसमें वन्य जीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं दी। ओवैसी के यूपी आगमन पर उन्होंने कहा कि वे पहले भी प्रदेश आ चुके हैं और पहले भी यूपी को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश में कमल खिला है और आगे भी कमल खिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर मौर्य ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन में विपक्ष का रवैया ठीक नहीं था और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। कैमरा छोड़, दिलीप जी कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए। अरे सब तो कैमरा आके यहाँ चुप बयान दे रहा है, उसके बयान का देश की नजर में कोई महत्व नहीं। हाँ सर, ओवैसी भी कह रहे हैं हम यूपी आ रहे हैं, यूपी हिला देंगे, छोटे ओवैसी कई बार आ चुके हैं, कई बार हिलाने की बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कमल खिला। तो वहीं हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि कीकार सवार 3 बदमाशों ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोककर पिस्टल से हमला किया और साथ ही घटना के समय मदन चौहान एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे थे और हमले में वे बाल बाल बच गए। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी खनन माफिया द्वारा उन पर हमला किया जा चुका है। सबको नमस्कार करता हूं। आज दिनांक 9 फरवरी 2026 को मैं अपनी गाड़ी इनोवा से अपने गनर के साथ गांव हिरणपुरा में जितेंद्र के परिवार में कोई सगाई समारोह था, मैं वहां सम्मिलित होने जा रहा था। मेरे प्रिय भी रणधीर सिंह मेरे साथ थे। मैं जैसे एक्सप्रेस वे से और गांव में जाने को था तो बीच में ही 2-3 लड़के खड़े थे और एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थी, एक हाथ में एक हाथ में दूसरी। हम सीधे अपने रास्ते से जा रहे थे। साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, वो सफेद कलर की 8710 नंबर की फॉर्चुनर। तो जैसे ही गाड़ी हमारी क्रॉस हुई तो उन्होंने हमें बहुत गालियों से रोका और रोक के एकदम शीशे में पिस्टल को लगा करके टाइगर जोर से दबाया। जो हमारी चारों में हमने आवाज सुनी तो हमें लगा कि गोली चल गई, लेकिन वो गोली मिस हुई या क्या हुआ, गोली नहीं चली। जैसे ही शीशे में आवाज हुई वो एकदम से झपटे तो हमारे गनर उतरे और उन्होंने जैसे ही ललकारना शुरू किया तो वो भाग करके गाड़ी में चुप गए 2-3 लड़के, और एक लड़का भाग से उतर के आया, जी ये गलती कर रहा है जी, हम तो आपको जानते हैं, ऐसा कहते हुए वो फिर अपना भाग गए। निश्चित तौर से ये हम बाल बाल बच गए। या तो मिस हुई गोली या उसमें टाइगर बुलेट नहीं थी या उसमें पिस्टल में गोली उस वक्त चैम्बर में नहीं थी। तो हमें खतरा है, वो बदमाश जानबूझ करके हमें क्या करना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर महोदय इसकी छानबीन करके कार्रवाई करें और हमारी सुरक्षा का प्रबंध रखें, ताकि हम अपने कार्य जो रात दिन जा करके हम ब्याह शादी में दुख तकलीफ में जाते हैं तो हम सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं बस्ती के रोतापार मोहल्ले में तीसरा गरिमागृह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के ट्रांसजेंडरों को सौंपा है। वहीं इस केंद्र में किन्नर समाज के लोग प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। राज्यपाल ने कहा कि ट्रांसजेंडर बच्चों को घर में सम्मान दे, भेदभाव न करे और उन्हें पढ़ाई और रोजगार के अवसर दे। इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट और स्थानीय लोग रोजगार और प्रशिक्षण में मदद कर रहे हैं। ये पहल बस्ती से शुरू होकर धीरे धीरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी ट्रांसजेंडरों के अधिकार और सम्मान को बढ़ाएगी। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड
उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री अजय कुमार पांडे जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री महेश कुमार शुक्ला जी, सभी अधिकारीगण, समाज के सब वरिष्ठ नागरिकगण, देवी और सज्जनों और उपस्थित सभी ट्रांसजेंडर, अभी मैं ट्रांसजेंडर नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे प्रिय विशिष्ट समाज के लोग। मित्रों, मुझे बहुत ही खुशी है कि भारत सरकार, राज्य सरकार जितनी योजनाएं बनाती है वो योजना उनके लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसा समाज है जिसको पता नहीं होता है, क्योंकि दूर दराज रहते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, टीवी देखते होंगे लेकिन सीरियलें देखते होंगे, न न्यूज़ सुनते होंगे, और इसी वजह से वे वंचित रह ही जाते हैं मित्रों। तो ऐसे वंचित समाज के लिए काम करना ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है, और सरकार अपने अपने तरीके से काम करती रहती है। मैं शायद 1 साल पहले इधर आई थी, वैसे तो तीसरी बार आई हूँ, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए भी मैं इधर आई थी। तो वहीं मैनपुरी के कीरतपुर क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह कीड़े मारने की दवा दी गई। इसके कारण लगभग 25 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं सूचना मिलते ही को बताते चले स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और सीएमओ, सीएमएस समेत कई डॉक्टर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे। सभी बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। किस स्कूल में पढ़ती है? कंपोजिट स्कूल में। कहाँ पे रही है? जंगला तीरथ के पास में। सरकारी स्कूल है? हाँ। अच्छा, आज तमाम बच्चे बीमार हुए, आप भी बीमार हुए, क्या 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 खाया था आपने? कीड़े वाली दवाई खाई थी। किसने खिलाई थी? हर साल खाते हैं, सर ने खिलाई थी। सर ने खिलाई थी, तो उसके बाद खाने के बाद तुरंत ही तबीयत खराब हो गई। क्या दिक्कत हो रही थी सब बच्चों को? पेट में दर्द हो रहे थे और उल्टी हो रही थी, चक्कर भी हो रहे थे। तो आपने सर से नहीं बोला कि हम लोगों को दर्द हो रहा है? बोला तो सर लेके गए थे, 1-2-3 बच्चों के लेके गए थे अस्पताल। अभी हम लोग यहाँ पे आए। सारे बच्चे बीमार हो गए? ज्यादा नहीं हुए, कुछ इतने बच्चे हुए हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे बेटा? पता नहीं सर। आज 10 फरवरी का दिन है और आज नेशनल फीवर डे है। साल में 2 बार मनाया जाता है, 10 अगस्त और 10 फरवरी को, जिसमें 2 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को कीड़े मारने वाली दवा खिलाई जाती है और ये टेबलेट चबा के खाई जाती है, पूर्णतः सुरक्षित होती है। लेकिन यहाँ पे एक कोई प्राइमरी स्कूल है नगला कीरतपुर में, वहाँ पे 1-2 बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत उन लोगों ने बताया। उन 2 बच्चों को जब लाया गया कि यहाँ हॉस्पिटल में उनको चेकअप करा के भर्ती कराया, तो बाकी बच्चे भी घबराहट की वजह से उनके घर वाले लेके यहाँ पे चले आए। अधिकांश बच्चों को मैंने खुद देखा, सभी बच्चे ठीक हैं। जिनके पेट में दर्द भी हो रहा था वो भी बच्चों को आराम हो गया है और अभी 1-2 घंटे बाद सभी की छुट्टी कर दी जाएगी। सर, क्या लगता है बच्चों को दवाई खिलाई गई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ मौजूद नहीं रहती। आरबीएसके की टीम सभी स्कूलों के बीच में लगातार भ्रमण पे रहती है, किसी को कोई समस्या होती है तुरंत बताती है और आरबीएसके की टीम को ही लोगों ने बताया। आरबीएसके की टीम के डॉक्टर साहब द्वारा ही दोनों बच्चों को लेके आए। जिला अस्पताल में समय लगभग कितने बच्चे एडमिट हुए? अभी समय तो जो मैंने अभी तक देखा तो लगभग 2 दर्जन बच्चे होंगे, 23 से 24 बच्चे होंगे। क्या लगता है किसकी लापरवाही? नहीं, इसमें किसी की भी लापरवाही नहीं की जाएगी। टैबलेट पूर्णतः सुरक्षित है और सभी बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे बस केवल घबरा गए, 1-2 बच्चों के पेट में दर्द होने से देख करके बच्चे घबरा गए। बच्चों को सर्जन परेशान होते हैं, तो बच्चे जब परेशान होंगे तो पेरेंट्स परेशान होंगे, उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि वो बिल्कुल परेशान न हो। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है। अभी 1-8 घंटे में छुट्टी कर दी जाएगी सभी बच्चों की। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी मैनपुरी में बच्चों की तबीयत किन हालातों में बिगड़ी और उन्हें कौन सी दवाइयां दी गई? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैनपुरी के एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत एल्बेंडाजोल दवा खाने के बाद करीब 25 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों में उल्टी, चक्कर, पेट दर्द और घबराहट जैसे लक्षण दिखाई देने लगे।
हालांकि सभी बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मैनपुरी के थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय नगरा कीरत का मामला है, जहां जानकारी के अनुसार पता चला है कि अभियान के तहत स्कूल में बच्चों को दवाई खिलाई गई थी। कीड़े वाली दवा दिए जाने के कुछ ही समय बाद 20 से 25 छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों की हालत खराब देख शिक्षकों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, इसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से बीमार बच्चों को मैनपुरी जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी तथा एसपी सिटी और जिलाधिकारी मैनपुरी अस्पताल पर बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चों की हालत में फिलहाल स्थिर है और किसी भी स्थिति के लिए कोई भी बच्चा गंभीर नहीं है। सीएमओ आरसी गुप्ता हैं, जो उन्होंने भी बताया है कि राष्ट्रीय कृत्रिम दिवस पर के तहत 2 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट जो खिलाई जाती है, जो पूरी तरह सुरक्षित होती है और इसे चबाकर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा शुरुआत में 1-2 बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद घबराहट के कारण अन्य बच्चों को भी अस्पताल लाया जाया गया। जी दीपक, फिलहाल बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी बताई जा रही है? जी देखिए, सबसे 2 बच्चे थे जो गंभीर स्थिति में हैं, जो हालांकि अब उनकी स्थिति में सुधार है, जिनके पेट में दर्द हो रहा था। 2 बच्चे हैं और बच्चे जो सीएमओ आरसी गुप्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चे थे वो घबरा गए थे। उन्होंने भी कहा मेरे दर्द हो रहा, घबराहट थी और किसी के घबराने की कोई जरूरत नहीं, बच्चे स्थिर है। उनकी 2 घंटे बाद स्थिति में सुधार आने के बाद छुट्टी कर दी जाएगी। जी दीपक, प्रशासन ने इस मामले में क्या कदम उठाए? जी देखिए, जिलाधिकारी मैनपुरी में मौके पर पहुंचे, जिला अस्पताल में निरीक्षण किया है, बच्चों से लगातार पूछताछ की है और कहा है कि जो भी बच्चे हैं पूछा है क्या खिलाया गया था, क्योंकि ये दवाई होती है जो कीड़े मारने की दवाई होती है, जो बच्चों को साल में 2 बार खिलाई जाती है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर बताया है कि हालांकि बच्चों की स्थिति में सुधार है। हालांकि गंभीर मामला ये भी आ रहा है, जिस समय ये दवाई खिलाई गई थी उस समय बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग की वहां पर टीम नहीं थी, जिससे ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जी दीपक, क्या इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर जांच कर रही है? जी बिल्कुल, जो सीएमओ आरसी गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं। लगातार मेरी स्वास्थ्य विभाग की टीम में भ्रमण करती रहती है। आज नहीं हमेशा ही साल में 2 बार दवाइयां खिलाई जाती थी, जो एल्बेंडाजोल जो कीड़े वाली दवाई बच्चों को खिलाई जाती है। हालांकि अब स्थिति में बच्चों की सुधार है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से बच्चों में सुधार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं गाजियाबाद में इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीआई दाखिले में फर्जी आय प्रमाण पत्रों की शिकायत की है। आर्थिक रूप से सक्षम अभिभावक झूठे प्रमाण पत्र बनवाकर आरटीआई का अनुचित लाभ उठा रहे थे, जिससे वास्तविक जरूरतमंद बच्चों का हक खतरे में है। वहीं आईपीए ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से दोषियों पर कार्यवाही और आय प्रमाण पत्रों की कड़ी जांच की मांग की। साथ ही आरटीआई पोर्टल पर की तकनीकी खामियों को सुधार कर दाखिला प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने का भी अनुरोध किया गया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हर साल देखने में आता है कि आरटी के अंतर्गत होने वाले दाखिलों में बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं और जिनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं, और वो आरटी के अंतर्गत दाखिला कराने के लिए 1 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र अपनी सेटिंग के द्वारा बनवा लेते हैं। और जिससे होता क्या है कि जो गरीब अभिभावक एक सपना देखते हैं कि उनके बच्चे आरटी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, वो शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गाजियाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, गाजियाबाद के जिलाधिकारी जी और गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी जी से अपील करता हूं कि जो भी ऐसे अभिभावक हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और वो तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। संभल कोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से रोक दिया है। जस्टिस समेत गोपाल की बेंच ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे की सुनवाई तक ये रोक लागू रहेगी, यानी फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है।
तो वहीं गाजियाबाद साइबर क्राइम थाना ने मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। उस पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 7 साइबर ठगी के मामले हैं। एक शख्स ने शिकायत की कि शेयर ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर उससे 1.11 करोड़ ठगा गया। पुलिस ने 9.40 लाख बरामद किए। आरोपी ने बताया कि वह एक संगठित साइबर गिरोह का हिस्सा है और उसके 2 साथी अंकित और अरुण ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ठगते थे। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले एक गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद नदीम है। इसके जो पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि ये अक्सर शेयर ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म इन 2 माध्यमों से फ्रॉड करते थे। वर्तमान में एक शिवराज सिंह यादव राजनगर स्टेशन के हैं, जो वादी मुकदमा है 89/25 के। इनके साथ 1 करोड़ 11 लाख रुपए का एक फ्रॉड हुआ था, जिसमें इन्होंने आजमिन नामे के शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अकाउंट बनाया था उस पर, और उसमें इन्होंने जो अमाउंट लगाया था उस अमाउंट में से हमने 9,40,000 रुपए रिकवर किए हैं। इसके अलावा इस गैंग के अलावा टोटल 3 करोड़ 29 लाख रुपए का टोटल फ्रॉड किया गया है, जो 5 राज्यों की टोटल 7 घटनाएं हैं, जो भी उसका भी अनावरण हमने किया है। इसमें जो इसके 2 अन्य साथी हैं अंकित और अरुण, जिनके साथ मिलकर ये इस तरह की घटनाओं का अंजाम देता था, जिसमें इन्होंने एक देव लॉजिस्टिक फर्म के नाम से एक कंपनी खोली थी। IDFC में करंट अकाउंट खोला था। उस अकाउंट में मोहम्मद नदीम का ही फोन नंबर लिंक था। जो भी पैसा आता था वो इसके माध्यम से निकालते थे। तो इसमें एक ही गिरफ्तारी है और अंकित और अरुण इन दोनों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कराई जाएगी। तो वहीं लखनऊ में पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन तैनात की है। इसके साथ ही चीनी मांझे के इस्तेमाल और बिक्री के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जा रही है, ताकि हादसों को रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, पतंगबाजी पर पुलिस का सख्त रुख देखने को मिल रहा है, जहां ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी कर रही है पुलिस। चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्यवाही तेज, जहां संवेदनशील इलाकों में भी अभियान चलाया जा रहा है, जहां दुर्घटना को रोकने के लिए और चाइनीज मांझे की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने, जिससे लेकर उसके इस्तेमाल को बंद करने के लिए भी लगातार सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है। साथ ही पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए, ड्रोन की मदद से लगातार पुलिस निगरानी बनाए हुए, जहां आपको बता दें चाइनीज मांझे से अगर किसी हत्या होती है तो उससे भी एक जुर्म माना जाएगा। तो वहीं आगरा पुलिस ने AI की मदद से युवती की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने दिल्ली से उसके प्रेमी, उसकी मां और सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि उसके प्रेमी ने नई प्रेमिका से शादी की इच्छा और युवती के अवैध कामों में शामिल न होने के कारण हत्या की साजिश रची। शव को यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली क्षेत्र में फेंका गया था। AI तकनीक से मृतका की पहचान कर सोशल मीडिया और पुलिस नेटवर्क पर साझा की गई। तो वहीं देखिए, दिनांक 6/2/2026 को दिन में लगभग 2:30 बजे के आसपास थाना खंदौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक्सप्रेस वे के साइड में जो ड्रेनेज के लिए नालियां होती हैं, वहां पे कंबल में एक महिला का शव रखा हुआ है, लिपटा हुआ। उसी क्रम में थाने की टीम वे सभी जितने भी संबंधित ACP और जितने भी अधिकारी, हम सबके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और चूंकि कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, एक ब्लाइंड केस था, उसके लिए तत्काल ही 4 टीमों का गठन पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में उनका गठन किया गया, जिसमें कि साइबर सर्विलेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, वेस्ट जोन की SOG और थाना टीम है। इन चारों टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हुए प्राथमिकता के तौर पर पहले उस शव की शिनाख्त की, जो कि जिसके लिए पहले AI की मदद से उसके चेहरे को ठीक किया गया और उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग माध्यमों से उसमें जानकारी एकत्रित की गई और जिससे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतका है वो रहने वाली महोबा की थी, जो कि वर्तमान में दिल्ली में रह रही थी। उसी क्रम में उनके परिवार से संपर्क किया गया और परिवार की तहरीर पर एक मुकदमा 9/2/26 को पंजीकृत किया गया और अन्य डिजिटल व फिजिकल सभी एविडेंस को एकत्रित करते हुए इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो सनी है। सनी पिछले 3-4 साल से मृतके के साथ लिव इन में दिल्ली में रह रहे थे
और जो मुख्य अभियुक्त है इनका किसी और महिला से भी संबंध था, जिसका कि अक्सर मृतका विरोध करती थी। उसी क्रम में इनके द्वारा जो मृतका है उनके साथ में एक घटना कारित की गई और घटना कारित करने के बाद उनके शव को छुपाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उनका साथ उनके ही एक अन्य साथी और उनकी माताजी ने दिया और उनके द्वारा इस शव को दिल्ली से लाकर एक्सप्रेसवे पर, जो कि आगरा की सीमा में लगता है, वहां पे इस तरीके से रखा गया था। तीनों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ अभी माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तीनों अभियुक्त में से जो मुख्य अभियुक्त हैं और जो इनकी माता हैं, ये मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं और ये काफी समय से दिल्ली में बुराड़ी क्षेत्र में रहते थे और जो अन्य अभियुक्त है वो भी अभी बुराड़ी में ही इनके साथ ही रहते थे। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक महिला का कंबल में लिपटा हुआ शव मिला था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब पुलिस ने छानबीन की तो उसमें जो प्रेमिका का जो प्रेमी था उसने अपने दोस्त और अपनी मां के साथ मिलकर युवती की हत्या कर और शव को एक्सप्रेसवे पर कंबल में लिपटाकर फेंक दिया। वहीं पुलिस ने एआई की मदद से शव की शिनाख्त की और हत्यारोपियों तक पहुंच पाई। वहीं दिल्ली से पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा से आरएनटीवी नेशनल के लिए फैजान अहमद। तो वहीं आपको बताते चले, इस मामले में लगातार पुलिस कार्यवाही करती रही, जहां एआई की मदद से पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।